हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम जोन, एक कदम सफलता की ओर। गाइस, आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स। आज से सप्ताह में 4 दिन आप लोगों को क्लास 10 का मैथमेटिक्स का लेक्चर मिल जाएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसके साथ आप लोगों को हमारे फेसबुक के एग्ज़ाम जोन पेज पर तथा JSSC एग्ज़ाम 2019 के पेज पर आप लोगों को सारे वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहें तथा हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें तथा इस लॉकडाउन के बीच में अपने घर में बैठे ही हमारे इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें तथा अपने बोर्ड बैच के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 के चैप्टर 1 जो कि वास्तविक संख्या है। पहले दोस्तों, नंबर सिस्टम में पहले निम्नतम दो तरह के हम नंबर्स को देखते हैं। एक होते हैं वास्तविक संख्या, एक होते हैं अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तथा अवास्तविक संख्या क्या होते हैं, पहले इस चीज को जान लेते हैं। आइए, वास्तविक संख्या वो होते हैं जो रूट के अंदर अगर रहे कोई नंबर तो उसमें नेगेटिव ना हो। वास्तविक संख्या नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन आई के फॉर्म में नहीं हो सकते। ये आई के फॉर्म क्या होते हैं, आई का वैल्यू होता है -1। अगर रूट के अंदर रहे तो उसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई यानी इमेजिनरी नंबर, जो कि अवास्तविक संख्या का अंग्रेजी रूप है। ठीक है दोस्तों, तो आई के बगैर अगर कोई नंबर रहे जैसे 2, 4, 6, 8 या 7, -6, -4, ये जितने भी सारे नंबर है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या पूर्ण नंबर हो, कोई भी ऐसे पूर्णांक हो, उसको हम वास्तविक संख्या कहलाते हैं। अवास्तविक संख्या अगर हम आपको बता दें कि -4 कौन सा संख्या है, यानी -4, देखिए 4 का तो रूट वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन माइनस का क्या रूट वैल्यू निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो इसी के चलते इस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर यानी अवास्तविक संख्या कह सकते हैं या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस चैप्टर में क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या क्या जनरली हमें काम करना है, यहाँ पे HCF का फैक्टर है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन। ठीक है, HCF हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए एक पद्धति है, उसी पद्धति का यूज करके ही हमें HCF ज्ञात करना है किन्हीं दो नंबर के बीच। वो पद्धति क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है, आइए पहले उस बारे में जान लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही कहते हैं, कोई दो पॉजिटिव पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक अगर A तथा B हो, कोई धनात्मक पूर्णांक A तथा B हो, तो उसके बीच में दो अन्य पूर्णांक ज्ञात होंगे जो Q तथा R के बीच में R होंगे, तथा इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में यानी समीकरण के रूप में लिखा गया है, जिसको ही यूक्लिड एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होते हैं कि A इक्वल टू, अगर A अगर B से बड़ा हो तो हम लिखेंगे A इक्वल टू BQ प्लस R। समझ में आ रही है? तो यही इक्वेशन का उपयोग करके हमें HCF ज्ञात करना है। आइए अब चलते हैं हम लोग हमारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस क्वेश्चंस को डील करते हैं। वीडियोस में आपको स्क्रीन में क्वेश्चंस दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में दिया हुआ है 135 और 125 के बीच। 135 और 125 के बीच हमें ज्ञात करना है। 135 तथा 225, इसके बीच में हमें HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा संख्या बड़ा है। जो संख्या बड़ा होंगे उसको हम A कंसीडर करेंगे और जो संख्या छोटे होंगे उसको हम B कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 225 135 से बड़ा है, यानी A का वैल्यू जो लेंगे वो 225 लेंगे, B का वैल्यू जो लेंगे वो 135 लेंगे। अब विभाजन एल्गोरिथम का हम लोग उपयोग करेंगे, हल करेंगे अगर इसका, तो हल कैसे आएगा कि A इक्वल टू 225 तथा B इक्वल टू 135। ठीक है दोस्तों, अब A और B तो दिया हुआ है, हमें एल्गोरिथम जो यूज करना है क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ये क्या आएंगे, क्या कहलाती है कि A इक्वल टू BQ प्लस R। यहाँ पे Q क्या है और R क्या है। Q है क्वोशेंट यानी भागफल, R है रिमाइंडर, यानी बड़ा जो वैल्यू होंगे A को
b से हम डिवाइड करेंगे तो उसके में जो भागफल आएंगे वो q का वैल्यू होंगे और रिमाइंडर जो होंगे यानी शेषफल जो होंगे वो r का वैल्यू होंगे। तो हम लोग लिखेंगे 225 इजिकल टू 135 गुणित 1 प्लस आर का वैल्यू कितना होंगे, क्योंकि ये 225 है, एक ही बार जाएंगे, दो बार करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएंगे, यानी 270 हो जाएंगे। तो लेकिन 225 270 से बहुत कम है, तो एक ही बार जाएंगे तो एक बार करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेंगे, यानी हम 225 से अगर 135 को घटाएंगे तो जो रिमाइंडर बचेंगे वो होंगे आपका 90। अब हमें पूर्ण इसको उपयोग करना है किसके बीच, 135 और 90 के बीच, यानी 135 को हम अगर लिखे तो b का वैल्यू कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, q का वैल्यू कितने आएंगे, फिर एक ही बार जाएंगे एक होंगे, इसका r का वैल्यू कितना होंगे 45 होंगे। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 90 और 45 के बीच, जब तक r का वैल्यू शून्य ना आ जाए तब तक हम लोग इस चीज को रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे सबसे आखिरी में जब r का वैल्यू शून्य आ जाए तब जो b का वैल्यू होंगे वही हो जाएंगे हमारे दो नंबर के बीच का HCF, यानी कि HCF 135 और 125 का कितने हो जाएंगे, HCF जो होंगे वो होंगे 45। क्लियर है दोस्तों, आइए फिर से एक बार समझा देता हूं। जो बड़ा नंबर होगा उसको A कंसीडर करेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसको B कंसीडर करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हुए हम लोग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होती है, तो उसका फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। a का वैल्यू हमें पता है 225, b का वैल्यू हमें पता है 135। अब 135 से 225 को भाग देने पर जो भागफल आएंगे यानी पूर्णतः जितने बार भाग जाएंगे उसके जगह पे q का वैल्यू लिखेंगे। तो q का वैल्यू यहाँ पे कितने होंगे, 1 होंगे, रिमाइंडर कितने बचेंगे, शेष पर 90 बचेंगे। अब आइए सेकंड स्टेप में जब तक हमारा r का वैल्यू शून्य ना आ जाए तब तक हम इस पद्धति को रिपीट करते रहेंगे। तो हमें 135 और 90 के बीच में अब करना है, तो 135 a का वैल्यू हो जाएंगे, 90 जो होंगे वो b का वैल्यू हो जाएंगे। तो 135 को 90 से भाग करेंगे, एक ही बार पुण्यतः जाएंगे, उसके बाद जो बचेंगे वो रिमाइंडर बचाएंगे, यानी 45 रिमाइंडर बचा। पुण्यतः हम क्या करेंगे, 90 और 45 के बीच में हम लोग इस विधि को अपनाएंगे, ठीक है। तो 90 को 45 से डिवाइड करने पर दो मरतबा अगर हम उसका मल्टीप्लीकेशन करें तो वो 90 हो जाते हैं तथा r का वैल्यू शून्य आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो b का वैल्यू होगा, b का जो वैल्यू होंगे जहाँ पे r का वैल्यू शून्य आ जाए तो वही हमें दो नंबर के बीच का HCF ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इस पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये तीनों क्वेश्चन इसी पद्धति से बनेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आगे के 2 नंबर आप बना पाएंगे, उसको ट्राई करें। अगर आपको दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, तब हम लोग आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए आगे का कुछ और नंबर देखते हैं। जैसे दूसरा नंबर दिया हुआ है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक हो, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस में हमें प्रूफ करना है यूक्लिड एल्गोरिथम का उपयोग करके कि ये कोई भी धनात्मक विषम संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप में ही हम दर्शा सकते हैं, इसके अलावा कोई संख्या से हम दर्शा नहीं सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो आइए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे लिखा जाता है उस चीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए कि कोई संख्या ये है, कोई धनात्मक पूर्णांक ये है तथा b का वैल्यू 6, ठीक है दोस्तों। कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा b का वैल्यू 6 है। अगर हम यूक्लिड एल्गोरिथम कहती है कि a को b से भाग करेंगे तो कोई दो पूर्णांक ज्ञात होंगे जो कि q तथा r होंगे, और वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इस रूप में लिखा जाएगा कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ठीक है दोस्तों। तो अब अगर a को हम 6 से भाग करें तो हमें ज्ञात होगा या तो 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, ठीक है दोस्तों। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 यही नंबर हमारे पास आएंगे। अब इसमें से या तो कोई सम संख्या होंगे या तो फिर विषम संख्या होंगे, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम लोग इसके ऊपर डील करते हैं और समझते हैं कि इसमें से कौन सा संख्या सम संख्या होंगे और कौन सा विषम संख्या होंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कोई भी संख्या को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी संख्या a अगर पूर्णांक है, b से हमें डिवाइड करना है
तो एक 6q+1 के रूप में आ रहा है। यानी रिमाइंडर जो होंगे वो 6q, रिमाइंडर जो होंगे वो 1 होंगे, यहाँ पे रिमाइंडर जो होंगे 2 होंगे। और हमें मालूम है कि r का वैल्यू या तो 0 से बड़े होंगे या और b से छोटे या उसके बराबर होंगे। क्लियर है दोस्तों? तो अब यहाँ पे देखेंगे 6q+1 जो कि एक 1 जो कि विषम संख्या है। अब कोई भी सम संख्या में अगर हम विषम संख्या को ऐड करें तो वो हमेशा विषम संख्या होंगे, और सम संख्या में अगर कोई सम संख्या को ऐड कर दे तो वो हमेशा सम संख्या बन जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए कि 2 जो कि एक सम संख्या है, अगर यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेंगे 3q+1। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एक विषम संख्या है तो ये टोटल नंबर विषम संख्या होंगे, लेकिन कोई भी विषम संख्या को 2 से गुना करने पर वो सम संख्या हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 2 अगर कॉमन ले ले तो 3q+2 बचेंगे, 2 से गुना करने पर वो भी संख्या सम संख्या बन जाएंगे। तो यहाँ पे बचते हैं 3 ही संख्या, एक तो 6q+1, एक 6q+3, एक 6q+5, यही 3 संख्या होंगे जो विषम संख्या होंगे। एक चीज याद रखें, कोई भी विषम संख्या में सम संख्या में अगर विषम संख्या को ऐड कर दिया जाए तो वो हमेशा विषम संख्या बन जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे उस चीज को आपको दिखा देते हैं। दोस्तों हमने आप लोगों को जैसे समझाया है उसका ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप कैसे लिखेंगे ताकि आपको बढ़िया मार्क्स मिले, उस चीज को आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है। आइए अब इसको मैं एक बार फिर से पढ़ के समझा देता हूँ, तब आगे जाके आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b = 6 है। मैंने वही चीज माना था जब समझा रहे थे आप लोगों को तब। ठीक है, हमें सिद्ध करना क्या है कि a = 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में ही लिख सकते हैं। हमने देखा था कि जब हम a को 6 से डिवाइड कर रहे थे तो हमें जो रिमाइंडर मिल रही थी यानी शेषफल प्राप्त हो रही थी वो 0, 1, 2, 3, 4 या 5 के रूप में ही प्राप्त होते थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ के सुनाते हैं कि अब a को 6 से विभाजित करने से शेषफल क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4 और 5 प्राप्त होता है, जहां r का वैल्यू 0 से बड़ा या उसके बराबर तथा b से छोटा है। यानी b का वैल्यू कितना था? 6 था। क्लियर है दोस्तों? तो अब देखिए यहाँ यह एक विषम संख्या है, क्योंकि a को विषम संख्या ही माने थे। ठीक है दोस्तों, तो जब a विषम संख्या है और 6 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसका शेषफल भी हमें विषम संख्या ही प्राप्त होंगे, सम संख्या प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब तो शेषफल 1 या 3 या 5 ही होगा। यहाँ पे जो बचे हुए हैं 0, 2 तथा 4 ये रिजेक्ट हो जाएंगे, ये हमें शेषफल प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से हम पाते हैं कि a = 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप में ही लिख सकते हैं। यही आपका सत्यापित कंप्लीट होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो थम्स अप पर क्लिक करके साथ ही साथ लाइक कर दे, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को बताएं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके अपने घर से ही पूरे 10th क्लास का मैथमेटिक्स, सिर्फ 10th नहीं 10th, 9th, 11th, 12th सारे क्लासेस का आपको मैथमेटिक्स का पूरा पार्ट्स पढ़ाया जाएगा तथा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VVI फर्स्ट टर्म में तो आना ही आना है, लेकिन बोर्ड के फाइनल एग्जाम में भी ये आने की बहुत ज्यादा संभावना है 2020 में। तो दोस्तों आप इसको पूरी तरीके से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार देखें ताकि आपको पूरी प्रोसेस याद हो जाए तथा एग्जाम में आसानी से आप लिख सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियोस के साथ तथा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियोस आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू वेरी मच।